वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशन के बेसिस पर बात करने वाले हैं फ्री फॉल के बारे में। दोस्तों, इस टॉपिक के नाम से आपको क्या पता चलता है? किसी ऑब्जेक्ट का फ्रीली फॉल करना, है ना दोस्तों। अब देखिए, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक मार्कर है दोस्तों। अगर मैंने मार्कर को यहाँ से छोड़ दिया, क्या होगा? ये मार्कर नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैंने कोई फोर्स लगाया है? नहीं दोस्तों, सिंपली ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा है। तो दोस्तों, इसको फ्री फॉल कहा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये एक बिल्डिंग है। लेट्स से कि आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हो, आपको नीचे जाना है। आप एलिवेटर का यूज कर सकते हो, जिसको लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या होगा? वो जो लिफ्ट है, बहुत ही आराम से वो नीचे आ जाएगी। आपको कोई भी चोट नहीं लगेगी, बहुत ही आसान चीज है। पर दोस्तों, अगर किसी रीजन की वजह से वो जो लिफ्ट है, उसकी रोप्स खराब हो गई, टूट गई, तो क्या होगा? एकदम जो लिफ्ट है वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगी, आपको चोट लग सकती है। तो दोस्तों, अगर हम नॉर्मल केस की बात करें कि जो लिफ्ट है बहुत ही आराम से नीचे आई है, तो वो कोई फ्री फॉल नहीं है, वो तो एक कंट्रोल्ड फॉल है। जो रस्सी है, रोप है, उसने बहुत ही आराम से आपको नीचे उतारा है। पर दोस्तों, अगर रस्सी टूट जाए तो फिर सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से जो हमारी लिफ्ट है वो बहुत ही तेजी से नीचे आएगी, आपको चोट लग सकती है। और उस केस में हम कह सकते हैं कि वो एक फ्री फॉल है। तो यानी कि जो फ्री फॉल है, उसके अंदर सिर्फ एक फोर्स लगता है, और वो है ग्रेविटेशन की वजह से लगने वाला हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अलावा हम कोई भी और फोर्स नहीं लगा सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम फ्री फॉल में ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, ये एक फोर्स है। एक फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, उससे क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है ना दोस्तों। बड़ी तेजी से टाइम के साथ साथ अपनी स्पीड को वो चेंज करना शुरू कर देता है। जैसे कि ये जो लिफ्ट है, वो पहले ऊपर रुकी हुई थी, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर भी दोस्तों अभी तो रुका हुआ है, अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी और ये नीचे आ जाएगा। मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से एक मास एक्सेलरेट करता है। तो दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। सिंपल सी चीज है, हमने ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी स्टडी किया था। तो दोस्तों, यहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात है। पर क्योंकि हम यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज कर रहे हैं दोस्तों, इस केस में जो एक्सेलरेशन है, उसको कोई नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है, जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये एक ऐसी एक्सेलरेशन है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अच्छा, अब यहां पे हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही बात है। पर दोस्तों, याद कीजिए, हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का एक और फॉर्मूला स्टडी किया था। वो क्या था? कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दोस्तों, यहां पे जो कैपिटल एम है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दोस्तों, उस ऑब्जेक्ट को जो कि इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन खींच रहा है? हमारी अर्थ। तो यानी कि कैपिटल एम यहां पे हमारा मास ऑफ अर्थ है। उसके बाद जो स्मॉल एम है, वो मार्कर का ही मास है, डिवाइडेड बाय यहां पे हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कि मार्कर का सेंटर और जो अर्थ का सेंटर होने वाला है, उसके बीच का हमारा जो डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर दोस्तों यूज किया जाता है। आपको ये सारी चीजें पता है। अब यहां पे दोस्तों, अगर मुझे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये जो स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या किया जा सकता है? दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, देखिए क्या होगा। यहां पे दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि यहां पे मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। है ना दोस्तों, ये दोनों ही फॉर्मूलाज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के ही हैं, तो इनको मैंने कंपेयर कर दिया। अब यहां पे देखिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर स्मॉल एम है, जो मेरे मार्कर का मास है दोस्तों, उसको अगर मैं राइट हैंड साइड ले आऊं, तो क्या होगा? देखिए, राइट हैंड साइड पे यहां पे दो दोस्तों स्मॉल एम है, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कि यहां पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। है ना दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो हमें पता है 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11। ये तो दोस्तों हमें पता है। जो मास ऑफ अर्थ है, वो भी दोस्तों हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हम उसकी वैल्यू को पता लगा लेंगे। अब यहां पे जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, इसका दोस्तों कैसे कैलकुलेट करें? दोस्तों, इमेजिन करो कि जैसे ये अर्थ हमारा प्लैनेट है। अब जो अर्थ प्लैनेट है, इसके ऊपर मैंने अपना यही मार्कर रखा हुआ है।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे यहाँ पे मार्कर का जो सेंटर है और जो अर्थ का सेंटर है, इसके बीच का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दोस्तों, ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए? हमें क्या पता लग सकता है? वैसे तो देखिए, साइंटिस्ट हमें ये बता सकते हैं कि जो पूरे हमारा अर्थ है, अर्थ का रेडियस क्या है, मतलब कि सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो भी डिस्टेंस होगा, वो तो हमें साइंटिस्ट बता सकते हैं। पर दोस्तों, उसमें फर्दर वो जो थोड़ा सा गैप रह गया है, उसको ऐड करना ये हर बारी बहुत टफ होने वाला है। पर दोस्तों, आपने एक बात सोची है? देखिए, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू निकलती है 6400 किलोमीटर्स। 6400 किलोमीटर्स यहाँ पे अर्थ का रेडियस है। दोस्तों, इसके अंदर थोड़े बहुत मीटर्स हम और ऐड करेंगे, बहुत ही पॉइंट्स में आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे कि अभी मैं दोस्तों अर्थ के ऊपर ही खड़ा हूं, अर्थ के सरफेस के ऊपर मैं खड़ा हूं, और यहां पे मैं अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर हूं? लेट्स से मैं 1.5 मीटर्स ऊपर हूं। अब दोस्तों, 1.5 मीटर को आप 6400 किलोमीटर्स में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर ही तुम कंसीडर करेंगे, बहुत ही कम इंक्रीज होगी। तो इसीलिए दोस्तों, हम मान लेते हैं कि यहां पे जो डी है वो ऑलमोस्ट आर के इक्वल ही है ना दोस्तों? इसको ऐसे यूज किया जा सकता है। तो यहां पे फॉर्मूला में जो हमारा डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर है, उसकी जगह मैं आर स्क्वायर भी यूज कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर हम इस फॉर्मूला को दोबारा समझें तो क्या है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन लगाता है, वो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ, हम इसकी वैल्यू भी पता लगा लेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पे रेडियस का स्क्वायर, और दोस्तों रेडियस भी हमें पता है 6400 किलोमीटर्स। अब इसी फॉर्मूला को दोस्तों हम यूज करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे। देखिए, जी की वैल्यू आपको पता है 6.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -11। जो मास ऑफ अर्थ है, साइंटिस्ट ने हमें पूरे अर्थ का मास बता दिया, जो कि होता है दोस्तों 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 24। और आपको यहां पे रेडियस तो पता है, रेडियस को किलोमीटर्स में नहीं, हम मीटर्स में यूज करेंगे। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 6, और इसका हमें स्क्वायर यूज करना है। दोस्तों, जब ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाएगी तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। तो देखा आपने कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की एक वैल्यू आ गई। दोस्तों, कैलकुलेशंस में हम इजीली इसको यूज कर सकें तो बहुत बारी इसको 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी हम यूज कर लेते हैं। 9.8 को राउंड ऑफ करके आपको 10 ही मिलेगा। तो चलिए, हमें क्या समझ आया कि दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी हाइट से गिरा जाए, उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगी वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम अपना फॉर्मूला भी देखें तो वहां पे भी दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय हमारा रेडियस का स्क्वायर। देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको नीचे गिरा जा रहा है, वो तो दोस्तों हमारा कैलकुलेशन के टाइम पे कैंसिल आउट ही हो गया था। मतलब कि फॉर्मूला में हमारे ऑब्जेक्ट का मास तो यूज ही नहीं किया जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि जिस भी चीज को नीचे गिरा जा रहा है, वो कोई कार है, मार्कर है या एप्पल है, कुछ भी हो, पॉइंट यहां पे ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है जो कि आज के लेक्चर से हमें मिल चुका है। तो हमें फ्री फॉल से क्या समझ आया कि कोई भी चीज जब फ्रीली फॉल करती है, उसमें दोस्तों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए? वो जो ऑब्जेक्ट है सिर्फ उसका मास चाहिए, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो तो हमें पता ही है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में ये फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट हमें काफी अच्छे से समझ आ चुका है। अब हमें समझना है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो मोशन होता है, चीजें गिरती हैं दोस्तों, उसके मोशन को हम कैसे और बेटर तरीके से समझ सकते हैं, इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, और उसके बाद काफी सारे एग्जांपल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।